18 अप्रैल को कीव में हुई गोलीबारी की नई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं, जब एक हथियारबंद व्यक्ति ने पहले सड़क पर राहगीरों पर गोली चलाई, फिर सुपरमार्केट में कई लोगों को बंधक बना लिया, जिसके बाद विशेष दस्ते कोर्ट ने उसे मार गिराया। और अब आज यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री इगोर क्लिमेंको ने बताया कि हत्यारे का फोन, जो उसकी मौत के बाद जब्त किया गया था, 18 अप्रैल को कीव के गोलोसिव्स्की जिले में हुए आतंकी हमले को समझने की मुख्य कुंजी साबित हुआ, क्योंकि पता चला कि हमलावर ने घर में झगड़े से लेकर पहली गोली चलाने तक पूरे समय ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी। उस बातचीत से साफ हो गया कि उसने गोली क्यों चलाई और उसके असामान्य व्यवहार का कारण क्या था। इसके अलावा गृह मंत्रालय के प्रमुख ने आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर भी बात की, जो इस समय बहुत लोगों को परेशान कर रहा है। ये कहानी है कि कैसे पुलिस के गश्ती अधिकारी कीव में गोलीबारी की जगह से भाग गए। अब क्लिमेंको ने बताया कि वे पुलिस गश्ती अधिकारी कौन थे, उन्होंने ऐसा क्यों किया, इस पर क्या प्रतिक्रिया दी और आगे गश्ती पुलिस के साथ क्या होगा। और एक और बात जिसे इस एपिसोड में जरूर उल्लेख करना चाहिए, वो ये है कि इस आतंकी हमले ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया और इसे फिर से प्रासंगिक बना दिया। ये सवाल नागरिकों के लिए हथियार रखने की अनुमति से जुड़ा है। यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय ने नागरिक हथियार कानून की तैयारी पूरी कर ली है और अगले हफ्ते सांसदों से चर्चा शुरू होगी, क्लिमेंको ने बताया। तो चलिए अब इन सब बातों के बारे में एक एक करके बात करते हैं। हत्यारे का फोन उसकी मौत के बाद बरामद किया गया। वो 18 अप्रैल को कीव के गोलोसिव्स्की इलाके में आतंकी हमले की अहम कड़ी साबित हुआ, क्योंकि स्ट्रेलोक ने घर में झगड़े की शुरुआत से पहली गोली तक ऑडियो रिकॉर्डिंग की थी। गृह मंत्री इगोर क्लिमेंको ने इसकी जानकारी दी। उनके अनुसार पड़ोसियों में लंबे समय से विवाद था। शूटर 5वीं मंजिल पर रहता था और 6ठी मंजिल के पड़ोसी से लंबे समय से दुश्मन था। उस दिन उनके बीच फिर से झगड़ा हुआ और वही आखिरी था। पहली गोलियां तो सड़क पर ही चल गई थीं। आदमी ने पहले ट्रॉमेटिक पिस्तौल से गोली चलाई, फिर वो अपने फ्लैट में गया, कार्बाइन उठाया, अपनी ही फ्लैट में आग लगा दी और फिर बाहर आ गया। जब जांचकर्ताओं ने इस स्ट्रेलका का फोन जब्त किया तो देखा कि वो लगातार ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा था, यानी डिक्टाफोन पर। जैसा क्लेमेंको ने बताया, इसी से हर मिनट की स्थिति समझी जा सकी, लेकिन उसने क्या रिकॉर्ड किया ये समझना बहुत मुश्किल है। रिकॉर्डिंग में बेतरतीब वाक्यांश है जो आपस में नहीं जुड़ते, जिससे स्ट्रेलका की मानसिक स्थिति पर सवाल उठते हैं। इस रिकॉर्डिंग में क्या सुनाई देता है? ऑडियो में कई लोगों की आवाजें हैं। एक समय पर महिलाओं में से कोई स्ट्रेलका से कहती है, हथियार दिखाओ। वो कहता है, मैंने कुछ नहीं निकाला, साबित करो कि मैंने हथियार निकाला। जिस आदमी को उसने बाद में गोली मारी, वो कहता है, तुम मुझे कुछ बताओगे? कोई बकवास। मैं यहां था, कुछ मरम्मत कर रहा था, पहल दिखाई तो ठीक है, खुश रहो। शूटर डायरेक्टर के बारे में बड़बड़ाता है। क्लिमेंको के अनुसार 6ठी मंजिल का पड़ोसी उसे डायरेक्टर कहता था, जिससे वो आदमी चिढ़ता था। ऊपर वाला पड़ोसी उसे डायरेक्टर बुलाता था। जैसा मंत्री ने कहा, यह ऐसे शब्दों का मिश्रण था जिन्हें किसी मायने में नहीं जोड़ा जा सकता। लोगों में से एक ने पूछा, क्या रिकॉर्ड अटक गया है? फिर स्ट्रेलोक ने गोली चला दी। एक सवाल है, स्ट्रेलोक ने पड़ोसियों से झगड़े के दौरान ऑडियो रिकॉर्डिंग क्यों की और बाद में गोली क्यों चलाई? यूक्रेन के गृह मंत्री क्लिमेंको ने बताया कि इसकी जरूरत क्यों थी। उस व्यक्ति पर पहले धारा 125 के तहत आपराधिक मामला दर्ज था, जो हल्की शारीरिक चोटों से जुड़ा है। मामला बंद हुआ क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था और उसकी कोई आपराधिक दोष सिद्धि नहीं हुई। पुलिस को लगता है कि स्ट्रेलोक शायद जानबूझकर रिकॉर्डिंग कर रहा था। जैसा क्लिमेंको ने कहा, हो सकता है कि उसका गोली चलाने का इरादा नहीं था। वो इस झगड़े को रिकॉर्ड कर रहा था ताकि बाद में उसे अदालत में या पुलिस में इस बात के लिए दोषी न ठहराया जाए कि उसने किसी को कुछ कहा था। लेकिन वो भड़क गया, ये उसकी बातों से रिकॉर्डिंग में सुनाई देता है। वासिलचेंकोव, यही उसका उपनाम है, ने जिस कार्बाइन से गोली चलाई वो कानूनी रूप से पंजीकृत थी। दिसंबर 2025 में उसने हथियार ले जाने की अनुमति का नवीनीकरण कराया था और इसके लिए मंत्री को दस्तावेज दिए थे। मानसिक स्वास्थ्य सहित मेडिकल प्रमाण पत्र निजी क्लिनिक से जारी हुआ था। और फिर क्लिमेंको ने बताया कि प्रमाण पत्र असली है, नकली नहीं है, लेकिन इसमें शक है कि उस निजी क्लिनिक में मरीज की पूरी तरह से जांच की गई थी। सभी दस्तावेज पहले ही जांच में जब्त हो चुके हैं। क्लेमेंको कहते हैं कि इस निजी क्लिनिक को लेकर सवाल हैं, क्योंकि शायद उन्होंने पैसे लेकर प्रमाण पत्र दे दिया हो।
प्रमाण पत्र कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सौंप दिया ताकि वे उसका हथियार परमिट बढ़ा सकें। ये एक बात है। हथियार रखने पर भी क्लेमेंको ने अपनी राय दी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के आंतरिक मामलों का मंत्रालय नागरिक हथियारों पर कानून लाने के लिए तैयार है। क्लेमेंको का उद्धरण: मैं नागरिक हथियारों पर कानून चाहता हूं। शिकार के लिए कार्बाइन, चिकनी नली वाले, खांचे वाली नली वाले जैसे हथियारों को वर्गीकृत करना जरूरी है। व्यक्ति को चाहिए कि इस हथियार को सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षण कोर्स करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि बदलाव पूरी प्रणाली में है। आपराधिक कानून, आत्मरक्षा की परिभाषा, शूटिंग रेंज और हथियार रखने की जगहों में। उद्धरण: हम इसके लिए तैयार हैं। हम इस संवाद के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि यह प्रणाली हो ताकि लोगों को हथियारबंद आत्मरक्षा का अधिकार मिले और सबसे जरूरी, वो व्यक्ति प्रशिक्षित हो। क्लेमेंको ने कहा कि यह मुद्दा जनप्रतिनिधियों से चर्चा हो चुका है और अगले हफ्ते से सलाह मशविरा शुरू होगा। मंत्री ने कहा कि सलाह मशविरा जनता, विशेषज्ञों और पत्रकारों के साथ किया जाएगा और उन्होंने जोड़ा, उद्धरण है, कि सभी की राय सुननी चाहिए ताकि एक प्रभावी समाधान निकाला जा सके। यह दिलचस्प बात यह है कि जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसी त्रासदियों के बाद ही हथियार लेकर चलने की अनुमति पर चर्चा फिर से प्रासंगिक हो जाती है, फिर से उठती है। तो चलिए देखते हैं इस बार यह कहानी किस अंजाम तक पहुंचती है। और एक और पहलू है, यह सवाल है जिसने बहुत से यूक्रेन वासियों को नाराज कर दिया। यह है कि वहां मौजूद 2 पुलिसकर्मियों ने कैसा व्यवहार किया और जिन्हें, जैसा कि वीडियो में देखा गया, बस घटनास्थल से भागते हुए देखा गया। इस स्थिति पर यूक्रेन के आंतरिक मामलों के मंत्री इगोर क्लेमेंको ने भी टिप्पणी की और यहां मैं उनकी बातें उद्धृत करता हूं। वो बताते हैं कि महिला पेट्रोल पुलिसकर्मी थीं क्योंकि वहां एक पुरुष और एक महिला थीं। वो महिला पेट्रोल पुलिसकर्मी 18 तारीख को कीव के गोलोसिव्स्की जिले में गोलीबारी की जगह सबसे पहले पहुंची टीम में थीं और मुख्यालय में कार्यरत थी। यानी वो यूं कहे तो दफ्तर में काम करने वाली कर्मचारी थी। पुरुष 2024 से सेवा में था। अब आगे मैं इगोर क्लेमेंको का पूरा बयान पेश करूंगा। महिला पेट्रोलिंग अधिकारी 44 वर्ष की हैं और 2015 में प्रतियोगिता से पेट्रोलिंग पुलिस में पहली बार चयनित हुई थीं। पुरुष पेट्रोलिंग अधिकारी 27 साल के हैं और 25 साल की उम्र में पुलिस में आए थे। उस समय जब वो 25 साल की उम्र में आया था तब मोबिलाइजेशन की उम्र 27 साल से शुरू होती थी। उसने पेट्रोलिंग पुलिस अकादमी से स्नातक किया और 2024 की शुरुआत में सेवा देने आया। महिला पेट्रोलिंग पुलिस विभाग मुख्यालय में थी। ये कोई बहाना नहीं है। 10 साल में प्रतिक्रिया देना आ जाना चाहिए था। और सही कहें तो नेतृत्व को चाहिए था कि वह पूरे स्टाफ को चरम परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षित और तैयार करे। लोग कम हैं, कुछ युद्ध में हैं, स्टाफ पूरा नहीं है। कीव में 20% से ज्यादा असर है, इसलिए छुट्टियों में भी स्टाफ अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया जाता था। मंत्री के अनुसार पुलिस को पहले उपद्रवी हरकतों की कॉल मिली थी। रास्ते में उन्हें गोलीबारी और घायलों की जानकारी मिली। उद्धरण: उस समय उनका व्यवहार शर्मनाक था। 2 वयस्क जिन्होंने सुरक्षा की शपथ ली थी उस लड़के को सड़क पर छोड़कर भाग गए। उन्हें मोर्चा संभालना चाहिए था, हथियार तैयार रखना चाहिए था और हर संभव तरीके से हमलावर को रोकना चाहिए था, यहां तक कि तुरंत मार गिराने तक। गृह मंत्रालय प्रमुख ने कहा कि 2 गश्ती पुलिसकर्मियों से पूरे सिस्टम का मूल्यांकन नहीं हो सकता। उस समय ये दोनों मानसिक रूप से कमजोर हो गए थे। उन्होंने कहा कुछ ही मिनट में अन्य दल आ गए थे। लड़के को तुरंत वहां से हटाकर गाड़ी में बैठाया गया। इसके बाद सभी ने पेशेवर तरीके से काम किया, क्लेमेंको कहते हैं। इसी तरह KORD के अधिकारी भी तेजी और पेशेवर तरीके से काम कर रहे थे। बातचीत 40 मिनट चली। बंदूकधारी दुकान में घूम रहा था, बिना प्रतिक्रिया दिए असामान्य स्थिति में था। जैसा कि मंत्री ने कहा, वो बस गोली चला रहा था। अब वो किसी को धमका नहीं रहा था, वो किसी से बात भी नहीं कर रहा था, वो बस बिना सोचे समझे गोली चला रहा था। अंत में गृह मंत्रालय के विशेष बलों ने बंदूकधारी को मार दिया। बाद में अभियोजन कार्यालय ने इस जानकारी की पुष्टि की कि उस शूटर का नाम वसिलचेंको दिमित्री वसिल्येविच है। जन्म तिथि 21 अप्रैल है। उसका जन्म मॉस्को में हुआ। उसके पास यूक्रेन की नागरिकता है। पहले वो दोनेत्स्क क्षेत्र के बाखमुत में रहता था, फिर कीव के गोलोसिव्स्की जिले में। जांचकर्ताओं ने कीव में निर्दोष नागरिकों की हत्या को लोगों की मौत का कारण बने आतंकवादी कृत्य के रूप में वर्गीकृत किया है और इस आतंकवादी के हाथों अब तक आधिकारिक रूप से 7 लोगों की मौत हो चुकी है।
मैं यहीं पर विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को समर्थन देना चाहें तो मैं आभारी रहूंगा। आप किसी भी दान या सशुल्क प्रायोजक सदस्यता के जरिए, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स पर है, ऐसा कर सकते हैं। वहां साफ लिखा है, चैनल का समर्थन करें अलेक्सेई पेची। आप अपने लिए कोई भी सुविधाजनक तरीका चुन सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।